Importance of delegation. भाई डेलीगेशन का अर्थ क्या होता है? अपना काम किसी और को सौंपना। अरे हाँ है ना भैया? अगर आप अपना काम किसी और को सौंपोगे ही नहीं तो कॉमन सेंस, काम इतना ज़्यादा है कि आप अकेले कर नहीं पाओगे। अगर किसी को सौंपोगे ही नहीं तो काम ऑटोमेटिकली पूरा हो ही नहीं पाएगा। और जब काम ही नहीं पूरा हो पाया तो क्या कभी ऑब्जेक्टिव पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसी चीज़ को पकड़कर हम आगे चलेंगे। बेटा सबसे पहला हेडिंग इसके अंदर लिखिएगा फटाफट से। पहला हेडिंग इसके अंदर नोट करिएगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट। बहुत इजी है। इफेक्टिव मैनेजमेंट। बेटा एक बात बताओ, मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है? क्या था मैनेजमेंट का मतलब? डेफिनेशन क्या थी? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। अच्छा, आप लोगों से काम कब करवा पाओगे? जब लोगों को काम सौंपोगे, यस और नो? तो मैनेजमेंट कब हो पाएगी? जब डेलीगेशन करोगे। हाँ या ना भैया? भाग समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मीनिंग क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर ए फटाफट से। द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, राइटिंग को फास्ट करना, मैं थोड़ा जल्दी लिखवाऊंगा। द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट itself says that itself says that क्या? that the management is the process of management is the process of getting the work done through others। भैया अगर लोगों से काम करवाना है तो लोगों को काम सौंपना भी तो पड़ेगा। और काम सौंपते किस में हो? डेलीगेशन में। तो डेलीगेशन होगी तभी मैनेजमेंट संभव हो पाएगी। क्लिक हो गया होगा? बी पॉइंट, इफ द work is to be done through others, then obviously a manager is required to delegate authority and responsibility। employees development, next benefit। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। बेटा काम सौंपेगा तो अपना काम सौंपेगा। मैनेजर यदि अपना काम सौंपेगा तो कॉमन सेंस लगाओ, मैनेजर का काम कॉम्प्लेक्स टास्क होगा। अपने उसने कॉम्प्लेक्स टास्क जिसके अंदर स्किल और क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट थी, वही वाला काम उसने अपने सबॉर्डिनेट को सौंप दिया। जब सबॉर्डिनेट वही वाला काम करेगा तो उसके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा उस काम को करने का, कॉमन सेंस। अगर ऐसा होगा तो कल को जब मैनेजर अपनी पोस्ट खाली करेगा तो जो सबॉर्डिनेट होगा, क्या उसको वो वाली जॉब पोजीशन पे हम लोग रख पाएंगे? यस रख पाएंगे। क्यों रख पाएंगे? क्योंकि उसने पहले से उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रखा होगा। तो कहने का मतलब हम सबॉर्डिनेट्स को फ्यूचर मैनेजर की तरह रूप में तैयार कर रहे हैं। यस सर। इसी चीज को क्या बोला गया? एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। भाग क्लिक हो गया? यस सर। लिखिएगा एम्प्लॉयज डेवलपमेंट इन डेलीगेशन कॉमा मैनेजर ट्रांसफर देयर कॉम्प्लेक्स टास्क to the subordinates which require
skill and creativity of the subordinates. Skill and creativity of the subordinates. B point. When the subordinates perform this task, then they get experience of performing it. उनको काम करने की अकल मिलेगी. भाग समझ में आ गया होगा. लास्ट पॉइंट. This makes the subordinates eligible for the future managers. This makes the subordinates eligible for the future managers. पॉइंट क्लिक है? पार्ट क्लिक हो गया? यस सर. थर्ड, motivation of employees. बेटा कोई भी काम किसी को कब सौंपता है? जब काम सौंपने वाले को यकीन हो कि ये मेरा अपना है और मुझे काम अच्छे से करके देगा. हाँ या ना भैया? और जिसको काम सौंपा जाता है, सपोज करो क्लास में भी कहीं की बार आपकी मैम को या वो काम सौंपती थी ना, सब बच्चों में से आपको चुन के, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक आता था कि यार मैम मुझे अपना समझती है. कहीं ना कहीं आपके मन में एक ट्रस्ट की भावना जागृत होती थी. कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन, खामखा की मोटिवेशन, मोरल अप हो जाता था कि यार मैम ने मेरे को चुना है इस काम के लिए. ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था. यस, होता है इवन. तो भाई साहब यहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि जब एक मैनेजर अपना काम किसी और को सौंपता है तो भैया उस चीज़ से एक ट्रस्ट की भावना, एक बिलोंगिंगनेस की भावना, अपनत्व की भावना किसके अंदर जन्म ले लेती है? सबॉर्डिनेट के अंदर जन्म ले लेती है, जो कि जिस चीज़ से क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाते हैं. भाग समझ में आ गया होगा? यस. इसी को बोला गया मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. व्हेन द सुपीरियर delegates some of their task to the subordinates, then it arouses the sense of belongingness. What is the meaning of belongingness? अपनत्व. belongingness and trust in the minds of subordinates, through which they feel motivated, जिनसे उनको मोटिवेशन की भावना मिलती है. क्या आपको इतनी बात पल्ले पड़ गई है? Number 4, facilitates organizational goal. Facilitates organizational goal. इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाएगा. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होने का मतलब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पूरा होना चाहिए. लेकिन सुनते जाओ, जब काम सौंपते होंगे मैनेजर लोग सबॉर्डिनेट्स को, तो क्या ध्यान में रखते होंगे कि इस बंदे को जिसको हम काम सौंप रहे हैं उसको एक्सपीरियंस किस चीज़ का है, उसका स्किल किस प्रकार का है, उसकी क्वालिफिकेशन किस प्रकार की है. क्या इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप काम सौंपेंगे? यस सर. और जब आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही काम सौंपेंगे तो सामने वाला बंदा सबॉर्डिनेट काम ढंग से करेगा कि बेढंगा करेगा? ढंग से करेगा. और जब ढंग से करेगा तो वेस्टेज कम से कम होगी और आपका गोल टाइमली और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पूरा हो जाएगा. दैट्स इट. इस सेंस में इस बात को रखा गया. लिखिएगा फटाफट से. व्हेन द task is assigned by the superior to the subordinate,
then one thing is always kept in mind. अच्छा, क्या ध्यान में रखा जाता है? That superior will allot the task in accordance of their what? Skill, qualification and experience. And when the tasks are allotted in the above manner, then there will be least wastage of resources. Comma, increase in profits and therefore growth of the organization. यहाँ पे अब इंपॉर्टेंस में फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ भी लिख सकते हैं. चलिए गाइस, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ होगा शायद. एनीहाउ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की बेटे, हायरार्की का मतलब क्या होता है? स्केलर चेन याद आ रहा होगा. अच्छा, स्केलर चेन क्या होता है? चेन ऑफ द पावर, चेन ऑफ द अथॉरिटी का. जैसे और नो, कॉमन सेंस लगाओ. जिसको जितनी ज्यादा अथॉरिटी डेलीगेट की होगी और जिसको कम अथॉरिटी डेलीगेट की होगी, ज्यादा वाला क्या बन गया होगा? ज्यादा पावरफुल. कम वाला कम पावरफुल. ज्यादा वाला सब सुपीरियर. छोटे वाला कम पावर वाला सबऑर्डिनेट. यस और नो? क्या सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप तय डेलीगेशन करवा रही है? यस और नो? यस. और जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप तय हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या निकल कर आ जाएगा? हायरार्की. बात समझ में आ गया कि नहीं भैया? लॉजिक क्लियर हो गया? किस सेंस में बोला मैंने? पॉइंट नंबर ए, द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, the extent of authority delegated by the superior to subordinate will determine क्या? That who will be the superior and who will be the subordinate. That is क्या? Who will report to whom? Leading to the creation of क्या बन जाएगा इससे? मैनेजमेंट हायरार्की. क्या आप सबको इतनी बात पल्ले पड़ गई है? बेटा, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस से कई गुना पेपर में आने की जो काबिलियत रखती है वो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन है. पेपर में बहुत आता है 6 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर. आपको पूरा वो पैरा देगा, वहाँ से आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, और वो पूछ रहा होगा गिव एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन द पैराग्राफ अबव. तो फिर आपको डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस लिखने का रहेगा. ठीक है. बेटर कोऑर्डिनेशन, हाँ जी गाइस, इसका नाता पीछे वाले के साथ ही है. बेटा एक बात बताओ, क्या जब हम लोग डेलीगेशन करेगा तो अभी आपने देखा क्या पता चल जाएगा? हु विल रिपोर्ट टू हुम गाइस? हायरार्की बना रहे थे. यस और नो?
अच्छा, अगर ये पता चल जाए हु विल रिपोर्ट टू हुम, तो कॉमन सेंस देयर विल बी अनसिस्टमैटिक या सिस्टमैटिक वर्किंग. इफ देयर इज सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर विल श्योरली बी अ कोऑर्डिनेशन गाइस. भाग समझ में आ गया होगा. राइट डाउन प्लीज. इन डेलीगेशन इट इज ऑलरेडी क्लियर दैट. अच्छा, क्या क्लियर हो चुका है? क्लियर दैट हु विल रिपोर्ट टू, that is every individual knows in advance अच्छा क्या जानता है? हु इज टू गिव द ऑर्डर, and who is to receive the order. This result in, क्या हो जाएगा इससे? कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट. reduces the workload of managers. कितनी बारी चर्चा कर दी कि अगर मैनेजर काम सौंप देगा, खुद का काम वो सौंप देगा, तो उसका कुछ हद तक भार हल्का हो जाएगा, हाँ या ना? और कुछ हद तक भार हल्का हो जाएगा तो वो कोर एक्टिविटीज में फोकस कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा सर. इस सेंस में इस बात को लिखा गया. पॉइंट नंबर ए, बाय डेलीगेटिंग द टास्क to the subordinates, manager can focus on their core areas. Since they have delegated their routine work to the subordinates. एक लाइन लिखवा रहा हूं, नोट्स लिखो फटाफट से. अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम, मैंने हालांकि पहले भी बताई हुई है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. रिस्पॉन्सिबिलिटी is derived from authority. Last, accountability, जवाबदेही, very good answer, responsibility. बेटा एक लाइन को याद कर लें, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, बाय चांस फिल इन द ब्लैंक्स में कभी गलती से पूछ ना ले आपसे एमसीक्यूज करके. अथॉरिटी इज delegated, responsibility is assumed. आप सही कह रहे हैं, वैसे हमने कल डिफरेंस में सीखा था इस बात को. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज assumed, whereas अकाउंटेबिलिटी इज, अब इस लाइन को बहुत दिल से मत लगा लेना, अब मैंने लिखवा दी तो तुम्हारे नजरों से ये लाइन फिर गई, बहुत है.
imposed. जवाबदेही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने आप इम्पोज कर दी जाती है। अब इस लाइन को सिखाने के लिए कई तरह के तर्क तर्क देने पड़ेंगे, छोड़ो ना उसको, बस इस लाइन को आप याद कर लीजिए कि बाई चांस ये लाइन पेपर में आ गई तो तुमको थोड़ा सा क्लिक हो जाना चाहिए, दैट्स इट। कीवर्ड्स नहीं, मैं लिखवा रहा हूँ बेटा। कीवर्ड्स वैसे तो मैंने बहुत कम लिखवाए हैं आपको, पर पेपर में कीवर्ड्स जरूर पढ़कर जाना, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करके जाना, तभी बात बनेगी बेटा, प्लीज। क्योंकि बहुत जगहों पर मैंने कीवर्ड्स कॉन्सेप्ट के अंदर ही कवर करने का प्रयास किया, बट फिर से प्लीज जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसे करके जाइएगा। कीवर्ड्स में पहला लिखो। एक बात बताना, क्या डेलीगेशन कभी कभार होने वाला काम है कि रोज रोज होने वाला काम है? रोज रोज रूटीन वर्क है बेटा। तुम रोज अपना काम किसी ना किसी को सौंपोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, तो लिखो रूटीन एक्टिविटी। बेटा डेलीगेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है कि सारा काम आप खुद नहीं कर सकते, इसलिए आप अपना कुछ काम किसी और को दे रहे हो। बात समझ में आ गया कि नहीं? द मेन पर्पस इज टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑब्लिक बर्डन ऑफ मैनेजर। बेटा ध्यान से समझना, जब डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट की बात की जाती है ना, सुनते जाओ, जब हम डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोग जनरली सिर्फ दो ही लेवल्स की बात करते हैं। कौन कौन से? बड़ा और छोटा, यानी कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। भाग समझ में आ गया होगा? यस सर। इन डेलीगेशन we talk only about two levels only, that is superior and subordinates। बेटा सारे बच्चे यहाँ पे लिखने के बाद एक केस स्टडी लिखेंगे प्यार से। द प्रेसिडेंट ऑफ ABC कंपनी gives the responsibility to complete the target of 50,000 units per annum to production head and also authorize him to hire the required workers and to decide salaries
एटसेट्रा। बात समझ में आई क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट ने काम किसको सौंपा है? प्रोडक्शन के हेड को। क्या करने के लिए? कि हमें साल भर में क्या बना के देना है? 50,000 यूनिट्स। और तो और साथ में एक ताकत भी दे दी। कैसी ताकत? कि तू बंदे खुद से हायर कर लियो और सैलरी भी खुद से डिसाइड कर लियो। यस और नो गाइस? क्या बड़ा छोटे के साथ डेलीगेशन कर रहा है? यस और नो? यस सर। सुपीरियर सबॉर्डिनेट में डेलीगेशन हो रहा है। फिलहाल इतनी बात को सुनते जाइएगा इत्मीनान से। नंबर 2, द प्रोडक्शन हेड। further shares his authority and responsibility with किदे नाल? प्रोडक्शन मैनेजर, to achieve the target and also select the workers। प्रोडक्शन हेड ने क्या किया? प्रोडक्शन मैनेजर को ये काम आगे सौंप दिया और साथ में एक ताकत दे दी कि चल तू वर्कर तू खुद से चुन ले। सैलरी डिटरमिन करने की ताकत नहीं सौंपी है, एक ताकत उसको सौंप दी। काम पूरा करने के लिए ताकत को सौंपा गया। ठीक है। अभी क्या यहां पे भी बड़े और छोटे के बीच में डेलीगेशन हो रही है? यस। प्रोडक्शन हेड प्रोडक्शन मैनेजर के साथ डेलीगेशन कर रहा है। बात समझ में आ रहा होगा? यस सर। नंबर 3, द प्रोडक्शन मैनेजर फर्दर shares his authority and responsibility with supervisors and authorize them to select the workers। क्या हो रहा है भैया? यहां पे फिर से बड़ा छोटे के साथ डेलीगेशन कर रहे हैं। यस और नो गाइस? मेरी बात को 5 मिनट के लिए समझिएगा, नोट्स लिखने बंद करिए प्लीज। क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में? प्लीज फोकस करना। सबसे पहले प्रेसिडेंट थे पिक्चर के अंदर। प्रेसिडेंट के बाद कौन सा भाई? प्रोडक्शन हेड आए। क्या इन दोनों के बीच में डेलीगेशन हो रहा था? यस सर। प्रोडक्शन हेड ने प्रोडक्शन मैनेजर को कुछ ताकतें और काम सौंप दिया। ये दोनों फिर से आपस में क्या कर रहे हैं? डेलीगेशन। प्रोडक्शन मैनेजर ने सुपरवाइजर को कुछ ना कुछ काम सौंप दिया। यस सर। तो यहां पे फिर से क्या हो रहा है? डेलीगेशन। बेटा सुनते जाना। मैंने पहले ही बोला था डेलीगेशन में हम लोग केवल 2 लोगों की बात करेंगे, 3 लोगों की बात नहीं करेंगे, मात्र 2 लोगों की बात करेंगे, बड़ा और छोटा, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। परंतु जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लेवल पे आपका डेलीगेशन हो रहा है, चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हर लेवल पे ही डेलीगेशन हो रहा है। हर लेवल पे, टॉप लेवल से लेकर के बिल्कुल आखिरी लेवल तक डेलीगेशन 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 होता चला जा रहा है। सो गाइस साहब, ऐसी सिचुएशन को पता क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? डिसेंट्रलाइजेशन। के पावर शेयरिंग हर लेवल पे हो रही है। जब पावर शेयरिंग डेलीगेशन हर लेवल पे होनी चालू हो जाती है तो ऐसी पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। भाग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन डेलीगेशन we share the authority between the two only. In delegation we share the authority between the two only, but in decentralization we share the authority with many. भाग समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
यानी कि एक बात कहूं, डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन का एक बहुत बड़ा रूप है। जब डेलीगेशन हर लेवल पर हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन बन जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन एक बड़ा रूप है, डेलीगेशन उसका एक छोटा सा अंग है। यानी कि जब हर लेवल पे आप डेलीगेशन करते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाएगा। भाग समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो गाइस? यस सर, यस सर, यस सर। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। आइएगा मेरे साथ साथ लिखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहला पॉइंट लिखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में पहला पॉइंट, इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद, हाँ जी गाइस, वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद 2। इसका मीनिंग क्या है कि हम यहां पे दो लोगों की बात करते हैं, मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले ही। बट इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद मैनी। एक लाइन बोलने जा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स, प्लीज ध्यान से, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट? सिस्टेमैटिक डेलीगेशन, systematic delegation of authority at all the levels of management, at all the levels of management। चेक करिएगा, क्या यहां पर चेक करिए, सिस्टेमैटिक डेलीगेशन हो रहा है एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। चेक करिए हमारे केस के अंदर। यस सर। आपने डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया? बोला डायग्राम बना लेना। गाइस एग्जांपल, थर्ड पॉइंट में लिखो एग्जांपल। पता क्या लिखोगे आप? अबव केस स्टडी। और ये डायग्राम बनानी है, बनाओ डायग्राम, यहीं बना लो। हाँ जी गाइस, सेकंड, ये था पहला पॉइंट। सेकंड आएगा डेलीगेशन इज, बताइए मुझे खुद कॉमन सेंस लगाओ, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में से कौन सी चीज कंपल्शन है, मैंडेटरी करनी पड़ेगी, जिसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है? और कौन आपकी पॉलिसी है? डिसेंट्रलाइजेशन। मर्जी है आपकी, आप चाहो तो सेंट्रलाइजेशन रख लो, चाहो तो डिसेंट्रलाइजेशन रख लो। सर सेंट्रलाइजेशन क्या था? जब हम पावर को कुछ फ्यू हैंड्स में ऊपर वाले लेवल पर ही केंद्रित कर देते हैं, पावर आके डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करते। सर ऐसा आप कब करो कि जब आपको ये पता हो कि आपके जो छोटे वाले हैं वो महान निकम्मे हैं, अकल ही नहीं उन्हें काम करने की, तो उनको पावर थोड़ी दे दोगे? ऐसी सिचुएशन में पावर थोड़ी दी जा सकती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ या ना भैया, समझ में आ गया होगा पॉइंट? पूछिए। डेलीगेशन उसके अंदर होगी, बट उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंपा जाएगा, अथॉरिटी को बहुत हद तक सौंपा नहीं जाएगा।
उसके अंदर आप ज्यादा उनको केंद्रित करोगे, उनको तुम इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे काम करने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन तुम उनको इंडिपेंडेंस दे रहे हो, अपने आप करो, कोई चक्कर नहीं है, तुम उन पे ट्रस्ट जता रहे हो। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में तुम ट्रस्ट नहीं जता रहे हो, काम तो सौंपना ही पड़ेगा, तभी बंदे रखे होंगे आपने, ठीक है ना। लेकिन वहां पे अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खुलेआम नहीं हो रहा होगा, पावर को हम खुलेआम सौंप नहीं रहे हो, ले ले ये भी, ये तू कर दे, ये तू कर दे, ऐसा वाला हम लोग उसके साथ कमेंशरेट पावर को बहुत ज्यादा नहीं सौंप रहे हैं। एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में, और क्लियर हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस लिखवाना है मेरे को आपको, ठीक है। अभी इतनी सी बात को पकड़िएगा जितना मैंने बोला, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी गाइस, सबसे पहले लिखिएगा डेलीगेशन इज नेसेसरी। ये तो फील कर पा रहे हो ना मैंने क्यों बोला? डेलीगेशन इज नेसेसरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज व्हाट? ऑप्शनल। थोड़ी मर्जी, इट इज अ मैटर ऑफ अ पॉलिसी गाइस। मैं इस बात को जरा एक्सप्लेन कर दूं, पॉइंट नंबर है, राइट डाउन। डेलीगेशन इज नेसेसरी बिकॉज, अच्छा क्यों नेसेसरी है? बिकॉज one individual cannot perform all the activities by himself. भाग समझ में आ गया होगा। नंबर 2, decentralization is a matter of policy and it is applied, अभी बोला मैंने, कहाँ अप्लाई करोगे? जहां पे आपके एम्प्लॉयज निकम्मे होंगे काम के हों, वेयर द एम्प्लॉयज आर कैपेबल, एंड वेयर द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, जहां बढ़ रही है। अबे जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है तो सब कुछ अपने पास झपट के बैठा रहेगा तो थक जाएगा, मर जाएगा। इससे अच्छा अब कुछ कुछ जो है अथॉरिटी ट्रांसफर करनी शुरू कर हर लेवल पे। कीवर्ड्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मैं लिखवा रहा हूं, कीवर्ड्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा यकीनन पेपर में अक्सर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन सुन लो, कंफ्यूज कभी भी नहीं होना। अगर सिर्फ केस स्टडी के अंदर बात इतनी रखी गई हो कि एक बंदा सारा काम नहीं कर सकता इसलिए वो दूसरे को काम सौंप देता है, तो वहां पे आपको डेलीगेशन को पकड़ना है। लेकिन अगर केस स्टडी में इस चीज का फील आ रहा हो कि हर लेवल पे डेलीगेशन हो रहा है, पहले ए ने बी को दिया, बी ने फिर सी को दिया, सी ने फिर डी को दिया, अगर ऐसा सा भाव प्रकट हो रहा हो तो वहां पे क्या बन जाएगा? वो डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया कि नहीं? तो कहीं ना कहीं बेटा वहां पे हर लेवल की इन्वॉल्वमेंट हो रही होगी डिसेंट्रलाइजेशन में। तो लिखिए पहला, किस बात से पकड़ेंगे हम केस स्टडी को? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द लेवल्स। कॉमन सेंस, सेंट्रलाइजेशन में आप फ्रीडम दे रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन फ्रीडम दे रहे हैं? तो जहां पे केस स्टडी में इस चीज का भाव प्रकट हो रहा हो कि तुम कह रहे हो अपने आप कर लियो यार, लाइक अलाउज फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ऐसा नहीं, ऐसे लिखो, एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, दैट्स इट। पॉइंट नंबर सी, कीवर्ड में नेक्स्ट लिखो, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल द लेवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे वाला, ये पेपर में बहुत आता है कि ये वाली केस स्टडी में लाइन दी होती है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल द लेवल्स।
चौथा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, कॉमा, giving more responsibility to the employees at all the levels, etc. बट एक बात कॉमन सेंस लगा के बताओ, क्या डिसेंट्रलाइजेशन में भी तो डेलीगेशन ही हो रहा है? काम ही सौंप रहे हो, यही हो रहा है, यस और नो? अब पेपर में डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस आ जाए या डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस हो जाए, तो बात को, थीम को तो एक ही पकड़ के चलोगे ना मन में, भाग क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो गाइज डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप अपनी बुक से रेफर करके लिखेंगे। बेटा पिछले साल भी एक बार यही हुआ, मैंने यही बोला होमवर्क कर लेना। एक स्टूडेंट था, उसके पेपर में प्री बोर्ड में क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। वो कहता सर आपने तो कराया ही नहीं, और मैंने होमवर्क दिया हुआ था, अब कॉपी में भी चेक करो, कॉपी में भी नहीं करा रखा। इसलिए भाई साहब ध्यान रखना, अब मैं जब होमवर्क देता हूं तो वो आपने करना है। तभी मैंने तब से शुरू कर दिया कि भाई मैं जान के लिखवाऊं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, सब बच्चे लिखो, और साथ में लिखो HW होमवर्क, ये घर से करना है। और जब आप ये करोगे तो आप ये देखोगे 5-6 पॉइंट जो इसके अंदर हैं वो आपके डेलीगेशन वाले सेम ही हो रहे होंगे, वो लगभग सेम चल रहे होंगे, मिलते जुलते से चल रहे होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ करना है आप लोगों ने। भाई साहब इसके अतिरिक्त मेरे पास बचा क्या है? इसके अतिरिक्त मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मुद्दे बचे हैं चैप्टर को कंप्लीट करने के अंदर। 2 डिफरेंसेस, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एंड अनदर इज द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, विच विल टेक द 1 क्लास, एंड आई विल बी कंप्लीटिंग इट ऑन द आफ्टरवर्ड्स, जब क्लासेस के बाद मिलेंगे, छुट्टियों के बाद मिलेंगे। अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ इसको। सो एक दिन रह गया, उसके बाद हम स्टाफिंग शुरू करेंगे गाइज। ठीक है, आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स द 6th चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।